तो शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली फसादात के मुलजिम उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। करकरडूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत को खारिज कर दिया। अदालत ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि मुलजिम को अभी जमानत देने का कोई जवाज नहीं है। पेश है रिपोर्ट। एक बार फिर उमर खालिद को दिल्ली की अदालत से झटका लगा है। शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात से मुतालिक केस में उनकी दरखास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई है। दिल्ली की करकरडूमा अदालत ने जेएनयू के साबिक तलबा लीडर उमर खालिद की जमानत मुस्तरद कर दी है। उमर खालिद के खिलाफ फसादात की साजिश रचने और यूएपीए इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों के तहत मुकदमा दर्ज है। उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर बुध के रोज समाअत हुई और फैसला जुमरात तक के लिए महफूज रख लिया गया था। आज अदालत ने इस पर हुक्म सुना दिया है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत इस दरखास्त की समाअत कर रहे थे। जिरह के दौरान दलाइल पेश करते हुए मुलजिम उमर ने अदालत को बताया कि इस्तगासा के पास इसके खिलाफ इल्जामात को साबित करने के सबूत नहीं है। वाज़ेह हो कि उमर खालिद 14 सितंबर 2020 से जेल में है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हिंदुस्तान के दौरान दिल्ली में फिरका वाराना तशद्दुद की मंसूबाबंदी के इल्जाम में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली दंगा मामले में मुख्य आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज करकरडूमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हालांकि करकरडूमा कोर्ट से उमर खालिद को बड़ा झटका लगा। करकरडूमा कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि उमर खालिद को जमानत देने का अभी उचित आधार नहीं लगता। आपको बता दें कि उमर खालिद की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि अगर इस समय उमर खालिद को जमानत दी जाती है तो निश्चित रूप से वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि उमर खालिद इस पूरे दंगे में की एक्यूज्ड हैं, लिहाजा उन्हें जमानत ना दी जानी चाहिए। बहरहाल उमर खालिद को फिलहाल करकरडूमा कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और उमर खालिद की जमानत अर्जी को करकरडूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया। कैमरामैन विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एक और ऐसा ही मामला है। खालिद सैफी की जमानत का बेल ऑर्डर अब 26 मार्च को आएगा। दिल्ली की एक अदालत जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। खालिद सैफी पर शुमाल मशरिकी दिल्ली फसाद को भड़काने में साजिश रचने का इल्जाम है। शहरियत तरमीमी कानून CAA मुखालिफ तहरीक में खालिद सैफी सरगर्म थे। दिल्ली के खुरेजी इलाके में साजिश के इल्जाम है। यूएपीए के तहत गुज़िश्ता 2 साल से जेल में बंद खालिद सैफी की जमानत पर आज भी फैसला नहीं आया। जमानत का फैसला 2 रोज कबल आना था, लेकिन फिर भी फैसला मौखर कर दिया गया। वाज़ेह हो कि दिल्ली के खुरेजी इलाके से तहरीक में शामिल होने वाली कांग्रेस के साबिक काउंसलर इशरत जहां को हाल ही में जमानत मिली है। और अब खबर बीरभूम से। जी हां, मगरबी बंगाल के बीरभूम तशद्दुद पर NHRC ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। इंसानी हुकूक कमीशन ने मामले का नोटिस लिया है। अब NHRC की टीम तशद्दुद की जांच करेगी। वाज़ेह हो कि बीरभूम तशद्दुद में 8 अफराद मारे गए थे, जिसके बाद से मगरबी बंगाल में सियासत जारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल तशद्दुद की मजम्मत की। उन्होंने ममता बनर्जी हुकूमत पर तशद्दुद को रोकने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि मुसलमानों को फूड सोल्जर बनाया जा रहा है और खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां खामोश हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई है। वो कंडेमनेबल है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की उस वायलेंस को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई और पूरा देश जानता है, लोग जानते हैं कि वो एक सैंड माफिया और ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज का एक झगड़ा है और इसीलिए ये सब तमाशे वहां पर हो रहे हैं और हाईली कंडेमनेबल है वो जो भी वायलेंस हुआ है वहां पर। मेरा मानना यह है कि हम जब मुस्लिम लीडरशिप बनाने की बात करते हैं तो ये सेकुलर पार्टीज वहां पर उनको अपने फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथ में खलम की जगह बम थमाते हैं, उनको हिस्सेदारी देने के बजाय उनको वायलेंस पर उकसाते हैं। तो ये अब न सिर्फ बंगाल बल्कि भारत के उन लोगों को सोचना चाहिए जो सेक्युलर पार्टीज का राग गाते रहते हैं 24 घंटे, जो वहां पर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। हमने बंगाल के चुनाव में कहा था कि मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर सबसे खराब हैं और आज आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हियरिंग की डेट का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाद में रिजेक्ट कहाँ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा सुनवाई होगी।
हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्जी गुजार मामले को सनसनीखेज न बनाएं। एडवोकेट देवदत्त कामत ने हिजाब मामले पर जल्द समाअत की मांग की थी और कहा था कि कर्नाटक में 28 मार्च से इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को सही करार दिया था और कहा था कि हिजाब मजहब इस्लाम का लाजमी जुज़्व नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन ने कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़े के लिए दाएं बाजू की तंजीमों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने तालिबात के इम्तिहानात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत से नरमी की अपील की है। सर, हिजाब मामले को लेकर जल्द सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया गया और ये भी कहा गया कि इस मामले को सेंसिटाइज नहीं करना चाहिए। देखिए, पता नहीं कौन गए थे कोर्ट में। मुझे इतना पता चला था कि कई पिटिशन्स कोर्ट में हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। उसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में कई लोग गए हैं। आज क्या सुनवाई हुई और क्या वर्डिक्ट है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ये है कि जो ये इस इशू को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक किया गया। बहुत छोटा सा एक इशू था, कॉलेज के लेवल पे जो है उसको निपटा देना चाहिए था। हिंदुस्तान में हम लोगों ने कभी ये नहीं सुना था कि जो है किसी के हिजाब हटाने के लिए बोल रहे हैं, कोई स्कार्फ नहीं पहनने के लिए बोल रहे हैं, कोई ये कपड़ा मत पहनो, वो कपड़ा मत पहनो, कहीं ना भी सुना नहीं था। एक कॉलेज में कहीं मसला हो गया होगा, उसको वहीं पे सल्टा देना चाहिए था। लेकिन कुछ राइट विंग एलिमेंट्स वहाँ पे भी हैं कोस्टल कर्नाटका में, और मेजॉरिटी पार्टीज़ के तरफ से भी जो है कुछ हैं, VHP, बजरंग दल जैसे पार्टियाँ भी इसमें कूद पड़े, इसको सेंसिटाइज किए, इसको पोलराइज किए। अब नतीजा ये है कि जो है पूरे हिंदुस्तान में हिजाब के बारे में डिस्कशन हुआ। मैं आज भी मानता हूँ जो ऑर्डर आया था कर्नाटका के एक सर्कुलर का जो ऑर्डर आया था, उसको लेटर एंड स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ उन कॉलेजेस में जहाँ पे CDC है, यूनिफॉर्म है, उसको इम्प्लीमेंट करें। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए, देखते हैं कि वहाँ पे क्या जजमेंट आता है। सर, कल एक डेलीगेशन मिला है सिद्धारमैया जी को, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के, और उन्होंने मांग भी की है कि इस मसले को विधानसभा में उठाया जाए, मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाए और कम से कम अगर हिजाब की परमिशन नहीं है तो दुपट्टा पहनने की परमिशन दी जाए। ये पूरा कन्फ्यूजन जो कोर्ट में भी चला था और बाहर भी जो कन्फ्यूजन रहा है कि हिजाब का मतलब क्या। एक्चुअली हिजाब का मतलब पूरा बुरखे की बात होती है, लेकिन जो लड़कियां मांग कर रहे थे कि वो उसी कलर का यूनिफॉर्म, जिस कलर का यूनिफॉर्म है उसी कलर का दुपट्टा अपने सर पे बांधने का परमिशन मांग रहे थे। मुझे नहीं लगता था कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें, क्योंकि स्कार्फ तो बहुत सारे लोग पहनते ही हैं। लेकिन वो जो सर्कुलर जो आया था, वो सर्कुलर में इतना एकदम साफ था, सरकार का जो सर्कुलर था उसमें एकदम साफ था कि उन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे CDC है और यूनिफॉर्म है, सिर्फ वहाँ पे सर्कुलर लागू किया जाएगा, वहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। और इसको सरकार और अपोजिशन पार्टीज यानी तो पेरेंट्स और स्कूल के अथॉरिटीज़ बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। अब जब कर्नाटका का हाईकोर्ट ये कहा कि सर्कुलर में कोई बुराई नहीं, उसको रहना चाहिए। अब सर्कुलर में ही अगर सर्कुलर में जो बोला गया वही रहना है, तो इसका ये मतलब है जहाँ पे CDC नहीं है और जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ पे लोग अपना स्कार्फ ऑफ बन के जा सकते हैं, दुपट्टा पहन के जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो है सर्कुलर के बाहर भी बहुत सारा चीज़ों को डिस्कस करने का और अकोमोडेट करने का और मॉडिफाई करने का उसको स्कोप है, अगर सरकार वहाँ पे चाहे तो। हिजाब के मसले पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और रियासत के अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया के दरमियान कल रात अहम मीटिंग हुई। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में हुई इस मीटिंग में इम्तिहानात के दौरान मुस्लिम लड़कियों के लिए किसी भी तरह की रुकावट पैदा न हो, इस पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि हुकूमत मुस्लिम तालिबात को कम अज़ कम दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त दे या इजाज़त तालिबात को मिलनी चाहिए। अमीर शरीयत ने सिद्धारमैया से दरख्वास्त की कि वो इस मामले को असेंबली के इजलास में उठाएं। रियासत में 28 मार्च से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर पाबंदी की वजह से कॉलेजों को नहीं जा रही हैं। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लिहाजा कम अज़ कम इम्तिहानात के लिए सर पर पल्लू या दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त दी जाए। इस अहम मुलाकात में मुस्लिम अरकान असम्बली और बेंगलुरु के नुमाइंदा उलमा इकराम मौजूद थे। सिर्फ अपने सर पर दुपट्टा डाली हुई वो जाएं। बुर्खा और हिजाब के सिलसिले में कोई बात हमारी नहीं है, बल्कि सर पर कपड़ा डाली हुई वो अपने सीने पर छोड़कर जाएंगी या अपने कंधे पर दूसरे कंधे पर डाल देंगी। इसकी इजाज़त हमको अगर असम्बली से और हुकूमत से मिल जाती है
तो हम आपका हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस फितने के ख़त्म होने का बाइस होगा। कि असेंबली में रेस करके औरत बच्चों को जो दुपट्टा जो बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म कोड जो होता है, जो दुपट्टा होता है, वो सर पे ओढ़ के जाने के लिए परमिशन एटलीस्ट वो तो भी जरूर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक करके सिद्धरामैया से गुजारिश की है। तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है कल हम लोग असेंबली में रेस करेंगे, उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को बात करके ये जो मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट सिर पे दुपट्टा डालने के लिए परमिशन देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे एग्जाम सुकून के साथ लिख सकता है। और थोड़े बच्चे नहीं लिखते, मैं नहीं है तो करके भी ये कर रहे, और हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इस देश का भी फ्यूचर है उनके साथ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अलीगढ़ में हिंदू धर्म रक्षा दल के जरिए आज एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक अर्जदाश्त जिला इंतजामिया को पेश की गई, जिसमें मगरबी बंगाल में हिंदुओं पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया और मुतालबा किया गया कि वहां फौरी सदर राज कायम किया जाए। हिंदू धर्म रक्षा दल के कौमी सदर अभय भारद्वाज ने जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर मजालिम हुए और उन्हें निकाला गया, उसी समत बंगाल में काम किया जा रहा है। आज अगर आवाज़ ना बुलंद की गई तो माजी में हालात और ख़राब होंगे। यानी बात उनका कहना है कि मुस्तक़बिल में हालात ऐसे हो सकते हैं जब ममता की हुकूमत बनी है वहाँ हिंदुओं पर मजालिम किए जा रहे हैं। ये ममता बनर्जी की सरकार आई है तब से लेकर और आज तक हिंदुओं को सिर्फ प्रताड़ित ही नहीं, उनकी संपत्ति को जलाया जा रहा है और जगह जगह पर इस तरह का ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल है ही नहीं। और इस समय जो स्थिति आज हिंदुओं की पश्चिम बंगाल में है, कभी 1989 में कश्मीर में हिंदुओं की हुआ करती थी। अगर इस वक्त अगर हिंदू नहीं खड़ा हुआ तो आने वाले समय में ये पश्चिम बंगाल हमें नहीं लगता कि ये भारत का हिस्सा भी रह पाएगा या नहीं। तो इसीलिए हम ये राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से ममता बनर्जी सरकार का जो रवैया है, उस रवैये को देखते हुए सरकार इन पर लगाम लगाए और तत्काल रूप से जितना जल्दी हो सके पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, जिससे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान हो सके। हालांकि बीरभूम में जो हादसा पेश आया है या जो सानहा पेश आया है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास कम्युनिटी के लोग ही मारे गए जैसा ये कह रहे हैं। बीरभूम का चूँकि मैंने इसलिए बताया कि उससे ठीक पहले हमने वो खबर पड़ी थी कि बीरभूम में क्या कुछ हुआ है। वहाँ पर मरने वालों में 8 के 8 तमाम मुस्लिम ख़ानदान से लोग जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आयुष की वजारत और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में 3 रोज़ा आरोग्य मेले की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि मेले में भारत के 7 पड़ोसी ममालिक भी शिरकत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर आरोग्य मेले की है जो आज से दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में शुरू हुआ है। मेले में आयुष की वजारत के तहत आने वाले तमाम देसी इलाज के तरीकों में शामिल आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, सोया, रिगबा की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं। 3 रोज़ा आरोग्य मेले के इफ्तिताही प्रोग्राम में वजारत आयुष के हुक्काम म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और थाईलैंड के सफीर भी पहुंचे। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक मिलकर आयुष के देसी इलाज को फरोग देंगे और तहकीक के अलावा कारोबार करेंगे। यहाँ आने वालों के लिए इलाज और डॉक्टर के मशवरों से लेकर हर चीज मुफ्त है। आरोग्य मेला है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं। 3 दिन का मेला है ये। तो यहाँ पर आयुर्वेद में या होम्योपैथी में, यूनानी में, सिद्धा, इवन योगा में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, नए प्रोडक्ट्स क्या आए हैं और नई रिसर्चेस क्या हुई हैं, मेडिसिन्स क्या आई हैं, तो ये सब लेके यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। एग्जीबिशन एक है जो कि फ्री है, एनीबडी कैन कम एंड सी। दरहकीकत एक कदीम वर्से के तौर पर हिंदुस्तान के देसी इलाज के तरीके अब भी आवाम में बहुत मकबूल हैं। 500 मिलियन से ज्यादा लोग अपना इलाज करवाते हैं। योगा पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान का वर्सा है। आयुर्वेद, यूनानी पर भरोसा किया जाता है। ऐसा कोई भी मेला जिसमें हिंदुस्तान के देसी इलाज की नुमाइश का एहतमाम किया गया हो, हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। ये 7 देशों की पहली आयुष एग्जीबिशन हुआ था 2020 में। ये 7 देशों की इसलिए एग्जीबिशन लगाया गया है ताकि ये आगे जो है 7 देशों की जो फार्माकोपिया एक हो जाए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए कोई समस्या ना हो
ड्यूटी फ्री हो जाए, इस तरह का यही इनकी जो मेन मोटो है, जो हिंदुस्तान की और बाकी ये 7 देशों की जो भी बिजनेसमैन है एक दूसरे से मुलाकातें करके इस बिज़नेस को इस सेक्टर को, आयुष सेक्टर को आगे बढ़ाए और उसमें कोई हिंड्रेंसेस नहीं, कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। ये है मेन उद्देश्य ये एग्जीबिशन लगाने के लिए। और हिंदुस्तान में पहली बार ये हो रहा है, ये सेकंड इंटरनेशनल बिम्स्टेक है, जो पहला था वो बांग्लादेश में हुआ था। जाहिर है कि देसी इलाज की बढ़ती हुई मांग हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक के लिए तहकीकी और कारोबार के बेपनाह इम्कानात की तरफ इशारा कर रही है। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश असेंबली में मुस्लिम से प्लान और उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने वाले बिल्स की मंजूरी पर मुस्लिम लीडरों ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड सदनशी गौस आजम ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर को दूर से न लाया। उन्होंने दावा किया कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत मुसलमानों की हकीकी दोस्त है। उर्दू सेकेंड लैंग्वेज पे, ऑफिशियल लैंग्वेज पे तौर पर मुसलमानों के लिए भी ये सप्लान बिल आना बहुत अच्छी बात है। ये दोनों बिल कल असेंबली में पास हुए। इसके लिए तमाम आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की आवाम की तरफ से मैं हमारे जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री राम सेना के सदर प्रमोद मुतालिक ने एक बार फिर इश्तालअंगेज बयान दिया है। बेलगाम में आज मीडिया से बात करते हुए प्रमोद मुतालिक ने कहा कि मुस्लिम ताजिरों का बायकॉट करने के लिए उनकी तंजीम मुहिम चलाएगी, दुकानों की निशानदेही करने के लिए सर्वे करेगी और हिंदू समाज में बेदारी पैदा करेगी। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि मंदिरों के चात्रों में जानवरों को बलि देने के लिए मुसलमान आते हैं और हलाल करके पैसे ले जाते हैं। इस रवायत को भी श्री राम सेना खत्म करेगी। उन्होंने कहा हलाल का हिंदू समाज से कोई ताल्लुक नहीं है। ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾರದಂತ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇರುವಂತ ಅಂಗಡಿ ಇದು। ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು। ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು। ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಪಂತ್ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ, ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಹೊಳೆವ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे मेटावर्स के बारे में। यूएस का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन मेटावर्स पर आने वाला पहला लेंडर है। उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड पर अपना लॉन्च ओपन किया। इसने मेटावर्स पर ऑनिक्स लॉन्च भी अनवील किया। बिल गेट्स ने अपने फेमस ईयर ऑफ रिव्यू में प्रिडिक्ट किया था कि अगले 2 से 3 सालों में ज्यादातर वर्चुअल मीटिंग 2D कैमरा इमेज ग्रिड से मेटावर्स पर शिफ्ट हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट ने मेश लॉन्च करने के प्लान का ऐलान किया है। ये टीम्स के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा जहां 3D स्पेस में कस्टमाइज्ड अवतार्स का इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं कि मेटावर्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं। देखिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, शॉपिफाई, एप्पल, टिकटॉक और शटर स्टॉक जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ साथ रोब्लॉक्स जैसे न्यू प्लेयर्स न सिर्फ मेटावर्स पर हैं बल्कि इस वर्चुअल रियलिटी पर काफी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स, फुटवेयर, क्लोथिंग और एसेसरी ब्रांड्स, ब्यूटी और होम डेकोर ब्रांड्स भी मेटावर्स पर हैं। तो आज क्रिप्टो की समझ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।